नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी। स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है ये कोई क्यूट सा ऐड हो सकता है जिसमें एक बच्चा बड़े गुरूर के साथ अपने पापा की तस्वीर के बगल में खड़ा है। लेकिन ये बच्चे नहीं हैं, ये नेता हैं। इनका नाम आरपीएन सिंह है, कांग्रेस के नेता हैं। और जो तस्वीर नज़र आ रही है वो सीपीएन सिंह की तस्वीर है। पडरौना में जगदीशगढ़ की रियासत, जिसको यहाँ पडरौना दरबार भी बोलते हैं, उसके राजा रहे। जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए तो उसके बाद राजनीति में आए, कई बार सांसद रहे और इंदिरा की सरकार में मंत्री रहे। फिर उनका अचानक निधन हो गया 52 साल की उम्र में। आरपीएन सिंह, उनके बेटे, जिनकी दून कॉलेज में पढ़ाई, दून स्कूल में पढ़ाई हुई, वो उस वक्त नाबालिग थे या उतने वयस्क नहीं थे। वो फिर यूएस में पढ़ाई करने गए और फिर उन्हें लगा कि पिता ने एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्ड की है, जनता से जो जुड़ाव है, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जा रही है। तो वो वापस आ गए और सियासी सफ़र शुरू किया। 1993 में पहला चुनाव लड़े, कांग्रेस से हारे। 96 में जीते, 2002 जीते, 2007 जीते। लोकसभा चुनाव भी लड़ना शुरू कर दिया था। 2004 का लोकसभा चुनाव करीबी अंतर से समाजवादी पार्टी, उस वक्त की जो इंडियन नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी थी डॉक्टर मसूद की, उसके नेता बालेश्वर यादव से हारे 8000 के अंतर से। लेकिन 2009 में कसर पूरी कर ली और जीत गए, स्वामी प्रसाद मौर्य को हराया। स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने अपने सियासी सफ़र की शुरुआत रायबरेली से की थी। स्वामी प्रसाद खुद तो प्रतापगढ़ के रहने वाले थे, रायबरेली की डलमऊ सीट से लड़ते थे। यहाँ पर लोकसभा चुनाव वो हारे, आरपीएन सिंह चुनाव जीते और फिर यहाँ पर विधानसभा के उपचुनाव हुए इनकी खाली की हुई सीट से, और उस पर स्वामी प्रसाद मौर्य जीत गए। और उसके बाद ये सीट स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से भी जानी जाने लगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2017 के विधानसभा चुनाव से कुछ वक्त पहले भाजपा का दामन थामा, बसपा छोड़ी, इल्ज़ाम लगाए। और एक बार फिर से यहाँ पे आरपीएन सिंह की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। उन्होंने यहाँ पर शिव कुमारी देवी, लोकल कांग्रेस नेता हैं, कई बार नगर पालिका की अध्यक्ष रहीं, उन्हें चुनाव लड़वाया। तो आरपीएन सिंह से बात करेंगे। क्या है पडरौना रियासत की, आप गली में कहीं रुकते हैं और पूछते हैं तो लोगों को नाम भले ही ना पता हो, लेकिन ऐसा कहते हैं कि राजा साहब ने काम करवाया। तो ये राजा साहब का तमगा, क्या काम, और इन कामों के बावजूद कांग्रेस कभी जीती कभी हारी, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। इस पर भी बात करेंगे कि बोर्डिंग, यूएस और फिर वापस ये राजनीति की पथरीली रपटीली राह, क्या अनुभव रहे आरपीएन सिंह के। एक बात बताइए, आप शादीशुदा हैं, इसके बावजूद मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, आपको कभी इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिले कि आप बहुत चब्बी से, क्यूट से दिखते हैं बंद गले में? नहीं, सब ऐसे तो मिले नहीं है। ओवरवेट ज़रूर लोग बोलते हैं, उम्र हो गई है, वज़न थोड़ा बढ़ गया है, चाय ज़्यादा पीनी पड़नी पड़। और क्योंकि पूर्वांचल से आता हूँ, चीनी ज़्यादा डालते हैं यहाँ, क्योंकि चीनी मिलों का यहाँ भंडार था एक ज़माने में, और गन्ना यहाँ का मुख्य किसान का वो है, तो चीनी ज़्यादा लोग प्रेम की वजह से चीनी चाय में डालते हैं, इसलिए वज़न बढ़ने का इलेक्शन में ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। चीनी पर लौटेंगे। चीनी यहाँ का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा है, ठीक किया आपने जिक्र कर दिया। मुझे इस परिसर के बारे में बताइए, ये कब का बना हुआ है? आप लोग तो मतलब आपके बाबा के टाइम का या और पहले का? जी, हम लोग यहाँ आए थे औरंगज़ेब के ज़माने में, हम लोग के रेन के ज़माने में हमारे पूर्वज यहाँ आके बसे थे, और उस ज़माने से हम लोग यहीं रह रहे हैं। अब बिल्डिंगें कुछ बनती रहीं, कुछ बढ़ती रहीं, पर ज़्यादातर तक यहीं हम लोग आके रहे। ये बिल्डिंग मुझे लगता है 1911 के आसपास में बनी थी। जी, चलिए बाहर से आपकी बिल्डिंग भी देखते चलते हैं। और बात भी चीनी की हम बात कर रहे थे। आज राहुल गांधी की रैली थी, राहुल गांधी ने भी चीनी की बात की। कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी है, बीजेपी लगातार गन्ना किसानों के भुगतान की बातें कर रही है कि पर्ची जमा करने के 13 दिन या 15 दिन के अंदर भुगतान होगा। आप भी मंत्री रहे यहाँ से, क्या है चीनी का मसला, गड़बड़ कहाँ है? और मैं ये इसलिए पूछना चाह रहा हूँ आरपीएन सिंह साहब, आप यहाँ से हैं, ये गन्ना उत्पादन यहाँ पर होता है, और हर चुनाव में हर पार्टी एक बिल्कुल बहुत ही चालू नारे की तरह गन्ना किसानों की दिक्कत, गन्ना किसानों को सुलझाएंगे, सुलझ क्यों नहीं पाता? स्ट्रक्चर के लेवल पे क्या कमी है गन्ना किसानों के भुगतान में? देखिए, अफसोस की बात है, जब जब गन्ना किसानों पर गोली चली है हमारे जनपद में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है। आप रामकोला कांड का जिक्र कर रहे हैं? रामकोला पडरौना में, इसी पडरौना चीनी फैक्ट्री के लिए मैं 2 हफ्ते तक जेल में बंद था, और क्योंकि इस फैक्ट्री को बंद की, फिर से ये फैक्ट्री चलाई थी। ये कब की बात है? ये फैक्ट्री मैं जेल में था। कौन से सन में जेल में था मैं इस गन्ने को लेके? और नहीं रुका, कब था? कब, कौन जेल? 2003 में, 2003 में, हाँ,
जेल में थे इस गन्ना फैक्ट्री, उसके बाद फैक्ट्री चली कुछ दिन। 2003 में तो बीजेपी की सरकार नहीं थी। नहीं, उस समय बंद थी, तो उसके लिए हमने कोशिश की थी इस फैक्ट्री को चलाने के लिए, और उस समय जेल में थी और बाद में चल के ये फैक्ट्री चली। तो जो इस फैक्ट्री को मालिक चला रहा था, बीच में उसने फिर कुछ साल पहले बंद कर दी, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा इसलिए बना कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे पडरौना तो लोकसभा के चुनाव में, तो उन्होंने तमाम तरह के आरोप मेरे पे लगाए और कहा, आप पर लगाए या कांग्रेस पे? नहीं, मेरे पे भी लगाए। अच्छा। हाँ, तो चीनी और गन्ना को लेके ये फैक्ट्री मेरे परिवार ने लगाई 1912 में। ये जो गन्ना चीनी फैक्ट्री है मेरे परिवार ने लगाई, और मैंने जब प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही कि मुझे और मेरे सांसद को अगर आप जिताएंगे और प्रधानमंत्री बनाएंगे तो 100 दिन में ये फैक्ट्री मैं चला दूंगा। राजेश त्रिपाठी और गुड्डू, राजेश पांडे। हाँ, क्यों नहीं, उनको जिताएंगे और मुझे प्रधानमंत्री बनाएंगे तो ये फैक्ट्री मैं 100 दिन में चला दूंगा। 100 दिन का कहा था उन्होंने। हमने 100 दिन कहा था, ये मैं नहीं, आप किसी भी पडरौना के व्यक्ति से पूछ सकते हैं। तो 100 दिन तो शायद ज़्यादा हो गए। फैक्ट्री चल गई है? नहीं चली है। तो 2.5 साल हो गए। अभी हाल में प्रधानमंत्री जी आए थे और पडरौना मिनी कुशीनगर आए थे, तो उन्होंने फैक्ट्री का जिक्र तक नहीं किया। तो अफसोस की बात है, लोगों को दुख इसलिए होता है कि क्यों है कि प्रधानमंत्री जी एक वादा जनता से करके गए, पडरौना की जनता से करके गए, उसको भी पूर्ण करने की उन्होंने कोशिश नहीं की और उसको भी पूर्ण नहीं किया, इसलिए इतनी नाराज़गी लोगों को महसूस हो रही है। आप और आपके समर्थक कहते हैं कि आरपीएन सिंह ने बहुत काम करवाया है, तो फिर 2009 में यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे जीत गए? ये तो मैं 2009 में विधानसभा का चुनाव जी, विधानसभा में, मतलब वो आपके होम टर्फ में आके जीत गए, आप सांसद बन के गए और वो आपकी विधानसभा पे कब्जा कर लिया उस उन्होंने। समय बसपा की सरकार थी, तो उन्होंने एक नारा दिया था कि भाई आपने तो जिता दिया जिसको आप चाहते थे, ऊपर वो मंत्री बन गए, मुझे आप जिता देंगे तो नीचे मंत्री मैं रहूँगा। तो उनका नारा था ऊपर मंत्री नीचे मंत्री। तो उस नारे को लोगों को लगा भाई केंद्र में भी हमारे पडरौना में मंत्री होगा और प्रदेश में भी मंत्री होगा तो काम ज़्यादा होगा। जीते ज़रूर, पर दुख की बात है कि पडरौना में एक भी महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाए, इसलिए 2 लोगों को यहाँ कुछ उनसे शिकायत है। आपके पास जब आप मंत्री थे यूपीए 2 में, तो 2-3 मिनिस्ट्री रही, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री रही और होम मिनिस्ट्री रही। निर्भया केस के दौरान हम लोग बार बार आपको देखते थे। उज्ज्वला योजना का बहुत जिक्र हो रहा है, जैसे हम लोग फील्ड में भी घूम रहे हैं तो काफ़ी फीडबैक मिल रहे हैं। कई जगहों पे ये भी कहा जा रहा है कि पैसे मांगे जा रहे हैं, पर कई जगहों पे बहुत खुशी जताई जा रही है। और बीजेपी थिंक टैंक ये मान रहा है कि ये 2017 के विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर हो सकता है उनके लिए। देखिए, मैं बाकी जनपदों की बात तो कह नहीं सकता हूँ, पर जनपद कुशीनगर में मैं समझ सकता हूँ जितने गैस एजेंसीज पडरौना जनपद में हैं, कुशीनगर जनपद में किसी भी जनपद उत्तर प्रदेश में नहीं है। और गैस जब मैं मंत्री था उसी टाइम संपूर्ण लोगों को गैस की पूरी किल्लत यहाँ की समाप्त कर दी थी। तो गैस जहाँ तक है, गैस सिलेंडर यहाँ एक बड़ा मुद्दा नहीं है। जो बिजली की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो जब मैं मंत्री था संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में पूरे जनपद का विद्युतीकरण करवाने का काम करवा दिया था, जिसका काम चल भी रहा है। तो बिजली का भी कोई यहाँ कमी यूपीए राज में ये वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी थी? नहीं, वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी। जनता ने, यहाँ की जनता ने मुझे विजयी बनाया, तो मेरा कर्तव्य। प्रवक्ताओं के साथ बात करने की ये गड़बड़ होती है, क्योंकि वो इतनी बार टीवी का कैमरा फेस कर चुके हैं, आपको लगेगा कि आप बहुत मुश्किल या ट्रिकी सवाल उनकी तरफ फेंक रहे हैं, वो डक कर जाएंगे, हुक कर देंगे, लेकिन उनको पता होता है। और आरपीएन सिंह साहब की तो पत्नी भी पत्रकार हैं, तो और भी ज़्यादा ट्रेनिंग है। ये बताइए साहब, ये आप दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पे ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, हम लोग बिल्कुल भीड़ लगी हुई है, कार्यकर्ता क्या आज रैली की वजह से इतना ज़्यादा है या यहाँ हमेशा ही मजमा लगा रहता है? नहीं, आज थोड़ी ज़्यादा भीड़ इसलिए क्योंकि आज राहुल गांधी जी की रैली थी, उस कारण से ज़्यादा भीड़ यहाँ दिखाई दे रही है। अभी थोड़े घंटे पहले समाप्त हुई है, तो उसी में कार्यकर्ता यहाँ हमसे मिलने आए। राहुल गांधी का आपने खूब जिक्र किया। मैं 2 रोज पहले चंपा पार्क में उनकी रैली में था। अखिलेश यादव ने कहा था कि यदि कांग्रेस और सपा साथ आ जाएं तो 300 सीटें तो कहीं नहीं गई, लेकिन गोरखपुर की रैली में राहुल बोले कि 250 सीटें तो आएंगी ही। ये 50 घटा क्यों दिया आप लोगों ने? बोले थोड़ा कंजर्वेटिव होना बेहतर है। मैं तो समझ सकता हूँ 300 से ज़्यादा आ रही हैं, पर मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी कंजर्वेटिव हैं, ज़्यादा बिल्कुल कम बोलते हैं और कम ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करते हैं, जैसे कुछ लोग नेताओं की ज़्यादा आदत रहती है। राहुल जी कम बोलते हैं आजकल, तो वो रैलियों में खूब बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री की नकल कर करके और काफ़ी उनकी खिल्ली भी उड़ा रहे हैं।
कई लोगों ने यह भी कहा कि 1-1.5 साल में राहुल गांधी की स्पीच देने के तरीके में बदलाव आया, थोड़ा सा थिएट्रिक्स आया है, पॉज लेते हैं, जनता से पूछते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ जैसे जब मैंने शुरुआत की थी और जैसे आपने भी अपना एंकरिंग का काम शुरू होगा, जब आप उसमें लगे रहते हैं तो उसमें और परिपक्वता आती है और किस्म किस्म की चीज़ें आप प्रयास करते हैं कि लोगों से जुड़ने के लिए भाषण के माध्यम से। तो जितना एक्सपीरियंस बढ़ता है, भाषण दें, एंकरिंग करें, ऑब्वियसली बेटर होगा आदमी। बीजेपी बार बार हर फेज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और ये कहती है कि अभी हमारा मुकाबला सपा से था, अब बसपा से है, इससे उससे। आप लोगों का पूर्वांचल में किससे मुकाबला है, सपा कांग्रेस गठबंधन का? देखिए, ये हम किसको बताएं किसके साथ लड़ाई है। हमारा काम ये है कि हमने उत्तर प्रदेश की भावनाओं को समझा है, उत्तर प्रदेश के लोगों को समझा है, उत्तर प्रदेश के युवाओं को समझा है, किसानों को, गरीबों को, परंतु जुमलेबाजी से। आज राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में बहुत साफ तौर से और बड़े क्लियर कट वे से बताया कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या क्या चीज़ें नौजवानों के लिए क्या करेंगे, किसानों के लिए करेंगे। नहीं सिंह साहब, मैं माफ़ कीजिए आपको कट कर रहा हूँ। मैंने आपकी सब बातें मान ली। मैंने ये भी मान लिया, जो यहाँ की जनता से भी एक फीडबैक मिला कि आरपीएन सिंह ने बहुत काम करवाया है पडरौना में। मैंने ये भी मान लिया कि राहुल गांधी के सारे दावे सही हैं। फिर 2014 में क्या हुआ? कांग्रेस 44 सीट, अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन उन्हीं राहुल गांधी के नेतृत्व में। वोटर फटीक, 10 साल आप जब सत्ता में रहते हैं और जो आदमी ऐसा फटीक कि आप लोएस्ट पे पहुंच गए। नहीं, और एक आदमी ने इतने सपने दिखाए जनता को, वो नौजवानों को हो, किसानों को हो, गरीबों को हो, इतने सपने बेचे। लोगों को लगा कि भाई ये प्रधानमंत्री अगर बनेगा तो सचमुच ये जितने सपने बेच रहे हैं उनको साकार करने का काम करेगा। अफसोस की बात है, छोटे छोटे जो वादे उन्होंने छोटे छोटे सभाओं में की थी उनको पूरा तो किया ही नहीं। तो जनता के दिलों पर बसने का काम उन्होंने उन वादों को दिखा के, उन सपनों को दिखाकर काम किया, परंतु जब वो सपने और वो जुमले जब टूटते हैं और जनता का आक्रोश बढ़ता है, वो बहुत खतरनाक किसी भी नेता के लिए होता है। आप नेता का जिक्र कर रहे हैं, मुझे आपके नेता का दिया एक और नारा। आप लोग ऐसे भीड़ लगाएंगे ना तो उससे तस्वीर नहीं आएगी। तस्वीर आप लोगों की आ जाए, इसके लिए जो हमारे कैमरा पर्सन है रजत, वो लगातार कैमरा घुमा रहे हैं। तो आपको अगर लग रहा है कि आप अपने नेता के बगल में खड़े होंगे तो ज्यादा तस्वीर आएगी, तो गलत सोच रहे हैं, है ना? सबकी तस्वीर आएगी। एक चीज है, कितने अच्छे लोग हैं। क्या नाम है चाचा आपका? भृगुलासन कुशवाहा उर्फ मोचू कुशवाहा। उर्फ मूछ कुशवाहा। जी जी। आपकी मोछू कितनी लंबी है? आपकी मूछें कभी नापते हैं? कहीं कंपटीशन में जाते हैं? नापते उपते तो नहीं है, नापते नहीं हैं। हाँ, लेकिन ऐसे विचार लेते हैं। ये आपने कभी भी अपनी मूछें कटवाई हैं? नहीं कटवाया। कभी नहीं। कितनी उम्र है आपकी? लगभग 65 होता होगा। 65। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं या कुछ और जी काम जी, है? किसानी काम करते हैं। अच्छा, क्योंकि हम लोगों ने फौजियों में तो ये देखा है, कई रेजिमेंट्स में प्राइज भी रहते हैं, एक्स्ट्रा उनको बोनस भी मिलता है मूछें रखने के लिए। कमाल है। तो आप तो इसीलिए मशहूर होंगे खूब, मोचू नाम से प्रसिद्ध है। मूछू कुशवाहा के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ये बताइए, अखिलेश, आपकी उम्र 65 साल है, अखिलेश यादव की कोई स्कीम आपके घर तक पहुंची? एम्बुलेंस पहुंचाए हैं एम्बुलेंस पहुंचाए? जी, और उसके साथ साथ है 100 नंबर की गाड़ी पहुंचाए हैं। 100 नंबर की गाड़ी पहुंचाए? जी जी। तो आपको क्यों जरूरत पड़ गई 100 नंबर की गाड़ी की? नहीं, अभी हमको जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो हम कवर कर लेंगे। नंबर है ही है। जब जरूरत पड़ेगी तब कवर कर लेंगे। मुझे कुछ। अच्छा सर, ये बताइए कि हम लोग नेता का जिक्र कर रहे थे, आपके नेता ने नारा, अरे भाई आप लोग तो कितने अच्छे लोग हैं। अभी देखिए, मूछू जी से बात की, आप लोग से भी बात करेंगे, है ना? थोड़ा सा रास्ता देते जाइए, उसको परेशानी होगी, गिर जाएंगे, जाके कहेंगे कि रजत भैया कि हम पडरौना वालों ने हमें गिरा दिया, कितनी बदनामी होगी। है आपके नेताजी तो इतना मुस्कुरा के मिलते हैं। नेता का आपने जिक्र किया, 27 साल यूपी बेहाल का नारा दिया गया था और 2700 बार आप इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। 2701 बार मैं पूछ लेता हूं। 27 साल पहले सरकार थी कांग्रेस की, 1989 में सत्ता गंवाई, 80 में हासिल की थी, जब संजय गांधी की सलाह पे इंदिरा सत्ता में वापस लौटी और जहां जहां पर जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार थी उसको बर्खास्त किया गया। यहाँ पे पहले राम नरेश यादव थे, वे बनारसी दास गुप्ता रहे, बाबू बनारसी दास। उन 10 सालों में जब कांग्रेस की सरकार थी, कितने मुख्यमंत्री बदले गए? वीपी सिंह 1, श्रीपद मिश्रा 2, एनडी तिवारी, फिर वीर बहादुर सिंह, फिर एनडी तिवारी। यदि कांग्रेस को यह लग रहा था कि उनके पास मजबूत नेतृत्व है, एक विजन है यूपी के विकास के लिए, ताश के पत्तों की तरह मुख्यमंत्री क्यों फेंटे जा रहे थे?
मुख्यमंत्रियों का मतलब नहीं होता है सरकारों का मतलब होता है काम करना। 80 से लेके 79 तक एक भी चीनी फैक्ट्री बंद नहीं हुई, परंतु फैक्ट्रियां लगी। उसके 79 से लेके फैक्ट्रियां बंद होने का तांता उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। 80 से 79 तक हेड से टेल तक कनाल है, हमारे यहाँ कनाल कहते हैं जिससे सिंचाई होती है, हेड से टेल तक पानी आया करता था। हर वर्ष सिल्ट की सफाई हुआ करती थी, मुख्यमंत्री कोई भी रहा हो। जो परेशानी आम गरीब आदमी की थी, जिससे खेती का स्वर था, उसके वजह से उन मुख्यमंत्री भले बदले हों, लोगों को कोई दिक्कत नहीं पड़ी। उसी टाइम हाशिमपुरा के दंगे भी हुए थे सिंह साहब। मैं दुर्भाग्यपूर्ण है इस, और उत्तर प्रदेश में जब भी हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उनको रोकने के लिए काम किया है, सबको दिलों के जोड़ने की काम की। और 80 to 89 तक कभी भी हमने इस तरह के भाषण का इस्तेमाल नहीं किया जो जातियों को लड़ाता हो या धर्मों को लड़ाता हो। सबको साथ ले चलने की बात की है हमने, और हमेशा सबको विकसित करने का प्रयास किया है। उसी दौरान लेकिन ये भी इल्ज़ाम लगे कि शाहबानो प्रकरण हुआ, राजीव गांधी के उस वक्त करीबी रहे अकबर अहमद डंपी ने लोकसभा चुनाव पे, और आरिफ मोहम्मद खान साहब ने लोकसभा में खड़े होकर प्रतिवाद किया मुस्लिम कठमुल्लाओं का, और उसके बाद राजीव गांधी ने स्टैंड बदल दिया। उसी दौर में राम जन्मभूमि का ताला भी खुला। उसी दौर में 1989 में जब राजीव गांधी ने लोकसभा का कैंपेन शुरू किया तो उसकी शुरुआत अयोध्या से की। तो सांकेतिक तौर पर तो आप भी इन संकेतों का इस्तेमाल कर ही रहे थे ना। आप कह रहे हैं कि जाति धर्म की राजनीति नहीं कर रहे थे। नहीं, अगर जो हालात आपने शाहबानो केस की बात की, किसी भी धर्म में परिवर्तन किसी कानून का करना होता है तो उस पूरे धर्म को अपने साथ उनकी बातें सुनकर ही परिवर्तन करने की कोशिश की जाती है। आज सिविल कोड की बात होती है, अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों को सिर्फ इलेक्शन के दरमियान इस्तेमाल करती है, पर किसी का आप सिविल कोड बदलना चाहते हैं तो एक मुश्त उस धर्म से बात करनी चाहिए। जब यूनिफॉर्म हिंदू सिविल कोड आया था, जब कांग्रेस पार्टी ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू सिविल कोड किया था कि जो आज सिविल कोड हिंदुओं के लिए है, हिंदू जो एक्ट है, तो इसी भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू सिविल एक्ट जो आज लागू है, इसी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध उस हिंदू जनसंघ आपका जनसंघ था, उसने विरोध किया था। परंतु हिंदू धर्म के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के हिंदू सिविल एक्ट को सही मानते हुए समर्थन किया था। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने हिंदू सिविल कोड उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में लागू किया था। चलिए, आपकी बातें मान ली, मैंने ये भी मान लिया कि 80 से 89 तक बहुत काम हुआ, नहरों में पानी रहा, गन्ना मिलें बंद नहीं हुई, तो 89 में हार क्यों गए? और ऐसे हारे कि लौट ही नहीं पाए कभी। देखिए, ये सवाल प्रयास किया जाते हैं, मुद्दे बदल गए। एक बातें जो शुरू हुई, आपको भी मालूम है, मंडल कमंडल की, उसमें विकसित होना थोड़ा मुश्किल होने लग गया। वो जो लड़ाई एक बार जो शुरू हुई थी मंडल कमंडल की, उसके अंदर उत्तर प्रदेश इस तरह पिसा कि उसमें ये जो विकसित करने की बात थी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, वो मैं समझ सकता हूँ, वो मुद्दे थोड़े पीछे हट गए। आप मंडल का जिक्र कर रहे हैं, मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी और कांग्रेस सरकार उस पर 9 साल बैठी रही। क्या कांग्रेस सरकार ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं देना चाहती थी? वीपी सिंह को क्यों करना पड़ा? कांग्रेस ने क्यों नहीं कर दिया? रिपोर्ट तो 1980 में ही सबमिट हो गई थी। अगर आपको याद हो, वो सिस्टम मंडल कमेटी का प्रस्ताव किसने शुरू किया था? वीपी सिंह ने लागू किया। नहीं, लागू करने के लिए ये स्पेस में जो रॉकेट गया था, अभी अभियान जो हुआ था मार्स वाला, उसका फीता तो किसने काटा? सड़क जो मैंने बनवाना काम शुरू कर दिया, फीता आप काट देंगे तो बोलेंगे आपने सड़क बनवा दी। साहब, मंडल कमीशन को जनता पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूट किया था। नहीं, मंडल कमीशन किसने वो कमीशन लागू किया था? स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन लागू करके, उसने मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी कि बैकवर्ड की रिजर्वेशन होनी चाहिए, और वो रिपोर्ट श्रीमती इंदिरा गांधी जी के ज़माने में शुरू किया गया। फिर लागू क्यों नहीं हुई? जब रिपोर्ट तैयार हुई, उसको वीपी सिंह जी ने लागू किया, परंतु वो रिपोर्ट तैयार करके और लागू करने के स्तर पर कौन लाया? स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी लाई ना। अगर इसमें कोई कानूनी चीज गलत बता रहा हूं तो आप मुझसे पूछिए। मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि लागू क्यों नहीं किया? रिपोर्ट तैयार है, मुझसे कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि साहब यहाँ पे ये चीज गड़बड़ है, इसको यूं ठीक कर सकते हैं, और वो मेरी मेज पे अटका हुआ है। मेज पे आया, जब प्रधानमंत्री उस समय वीपी सिंह जी थे, उन्होंने उस चीज़ को लागू किया, परंतु रिपोर्ट तैयार थी। हम उस समय इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर तो थी नहीं, तो जो रिपोर्ट जिसके टेबल पे आएगा वही तो लागू कर पाएगा। चलिए, अगले सवाल पे मूव करते हैं।
एक चीज मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप उसका बिल्कुल दिल से जवाब देंगे, है ना। मुझे पार्टी का स्टैंड पता है। लाख कमियां, लाख इल्जाम। पीवी नरसिम्हा राव ने जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू किया, आप कहेंगे कि उनके पहले राजीव जी ने शुरू कर दिया था, ठीक है, वो भी मान लिया। पीवी नरसिम्हा राव 5 साल प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव को कांग्रेस ओन क्यों नहीं करती? आपके समारोह होते हैं, सारे नेताओं की बड़ी बड़ी तस्वीरें होती हैं, नरसिम्हा राव नहीं होते हैं। नरसिम्हा राव साहब का निधन हुआ, उनके शव को कांग्रेस मुख्यालय नहीं लाने दिया गया। प्रणब मुखर्जी ने, बात बिल्कुल गलत है। उनका शव बिल्कुल एआईसीसी आया था, उस दिन मैं भी वहां उपस्थित था। ऐसी बात नहीं है कि 24 अकबर रोड में उनका शव अंदर नहीं आया था। तवलीन सिंह समेत कई पत्रकारों ने इस बारे में उसमें लिखा, लिखा बिल्कुल अंदर आया था, गेट के अंदर आया था, उसका तो रिकॉर्ड है ना और सर। फिर तिरुपति भेज दिया गया। जी, जहाँ उनके परिवार वालों ने कहा था, उनका रिक्वेस्ट था कि जब पिता का उनका अंतिम संस्कार तिरुपति में होना चाहिए। नरसिम्हा राव को से इतना दूरी क्यों बरतती है कांग्रेस? इकोनॉमिक जो उन्होंने इकोनॉमिक रेवोल्यूशन इस देश में लाया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को फाइनेंस। मनमोहन सिंह जिक्र करते हैं, गांधी परिवार नहीं करता। नहीं, मैं आपको बोलता हूँ, पर मैं आपको एक चीज कहता हूँ, प्रधानमंत्री का पोस्ट एक जिम्मेदारी का पोस्ट होता है, और उस पोस्ट को जो भी कर्तव्य आपके होते हैं उनको निभाने का एक कर्तव्य होना चाहिए। इसमें कभी भी कांग्रेस पार्टी ने कभी भी शंका जाहिर नहीं की कि इकोनॉमिक रेवोल्यूशन जो इस देश में लाया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रहा, और जब फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो प्रगति उनके ज़माने में लाई, उसी का रिवॉर्ड उनको मिला कि इस देश के प्रधानमंत्री 10 साल तक रहे। ये बात इतिहास गवाह है। इस इतिहास को कोई ठोकर नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता, ना इसमें कोई फर्क ला सकता है। एक बार फिर से इतिहास पे लौटते हैं। आप दून स्कूल में पढ़ाई करते थे, और एक वक्त था जब पत्रकारों के मुताबिक और लुटियंस दिल्ली के बैठकबाजों के मुताबिक देश को दून स्कूल चलाता था। जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए, जो दून स्कूल की कोठरी थी, चाहे वो अरुण सिंह हो या और दूसरे लोग, आपके टाइम में कौन कौन पॉलिटिशियन निकला दून स्कूल से आपके अलावा? दून स्कूल से बहुत मैं समझ सकता हूँ तमाम लोग आए, वैसे ही तमाम स्कूलों से नेता आए। अगर दून स्कूल की लिस्ट में बताऊँ कौन कौन नेता रहे हैं तो इतनी लंबी। आपके दौर में, मतलब आपके दौर के बाद, पहले के तो हमें पता ही है। हाँ, अगर मेरे साथ आप देखें, जितेंद्र प्रसाद जी दून स्कूल के हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया दून स्कूल के हैं, दुष्यंत सिंह जो एमपी हैं, वसुंधरा राजस्थान के, से, वो हैं भारतेंद्र सिंह बीजेपी के जो सांसद हैं वेस्ट यूपी से, ये दून स्कूल में थे। एक, चूंकि आपने इतने सारे लोगों का जिक्र किया, एक ये बात भी कही जाती है कि कांग्रेस में दूसरी पांत के जो नेता हैं, युवा नेता, उसमें उन लोगों का कद ज़्यादा है जिनको विरासत में राजनीति मिली। सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह का भी नाम गिनाया जाने लगा है उसमें। तो एक तरफ तो खुशी की बात होगी कि दूसरी पांत के नेता हो गए हैं, लेकिन एक ये भी है ना कि मुझे ध्यान है कि मैं जेएनयू में पढ़ाई करता था, साल 2005 रहा होगा, 5 या 6 या 7। राहुल गांधी आए रैली में, मीनाक्षी नटराजन को आगे किया, बोले हम ऐसे कार्यकर्ता तैयार करेंगे। ये क्यों ज़रूरी हो, वो बोले कि नेहरू परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति ही कांग्रेस संभाले, मीनाक्षी नटराजन जैसी मेहनत करने वाली लड़की क्यों नहीं संभाल सकती है। लेकिन अब हम देखते हैं फिर से वही कोरस, प्रियंका लाओ यूपी बचाओ, राहुल जी कब अध्यक्ष बनेंगे? क्या गांधी परिवार के अलावा कोई कांग्रेस का नेतृत्व नहीं कर सकता है क्या? क्योंकि आपके एक प्रवक्ता ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बोला कि यू कांट चेंज योर बाप एंड बॉस, और वो हमारे बॉस रहेंगे, अगर वो नहीं रहेंगे तो कांग्रेस पार्टी बिखर जाएगी, जैसी नरसिम्हा राव के दौर में बिखरी। तिवारी कांग्रेस अलग हो गई, मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस अलग हो गई। अगर कोई कॉम्पिटेंट है पार्टी को लीड करने के लिए, अगर वो कॉम्पिटेंट है तो उसको क्यों नहीं रिटेन किया जाएगा? ये कोई रियासत नहीं चल रही है, ये पब्लिक का प्रजातंत्र है। अगर ये नहीं है कि मेरे पिताजी मुझे यहाँ एमएलए या एमपी बना गए, यहाँ की जो जनता है उसके मन से, उसके स्नेह से और उसके आदर और उसके प्रेम से मैं एमएलए या एमपी बनता हूँ। ये कोई रियासत में चीज़ नहीं मिलती है, ये इन लोगों के मेहनत से, इनके प्रेम से मैं आज एमपी एमएलए बनता हूँ। ये क्यों नहीं कहा जाता है जब डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बन जाता है, जब और प्रोफेशंस में एक्टर का लड़का एक्टर बन जाता है, पत्रकार का लड़का पत्रकार बन जाता है,
तब वो उसको क्या कहा जाता है? उसमें कोई काबिलियत होगी तभी तो डॉक्टर बन जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि मेरे पिताजी कोई मेरे को चिट्ठी लिख के गए हैं कि मेरे बाद मेरा लड़का ही एमएलए एमपी रहेगा। ये तो जनता का, जो जनता के लिए काम करेगा, जो उनके दिलों को जीतेगा, जो उनके से मोहब्बत प्रेम करेगा, जो उनका कार्य करेगा, जो उनके कर्तव्यों को निभाएगा, उसी को नेता ये बनाते हैं। मैंने प्रयास किया है इस क्षेत्र में काम करने के लिए। लोगों ने कोई रियासत में आरपीएन सिंह का तो मैंने मान लिया, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार हार रही और आप लोग कह रहे हैं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए। लोकसभा हारे, कई विधानसभाएं हारे। कांग्रेस, आरपीएन सिंह भी तो कई इलेक्शन हारे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं हर इलेक्शन हारते रहा हूँ। तो कांग्रेस पार्टी जिता रही है ना। एक दौर होता है, 10 साल कांग्रेस रियासत में सत्ता में भी तो रही, आज सत्ता में नहीं है। अब जब वापस आएगी तो आप बोलेंगे, तब बोलेंगे राहुल गांधी का वजह से नहीं है, ये किसकी वजह से आ गई? जाहिर सी बात है, अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो उसका श्रेय राहुल गांधी को जाएगा। जो कैप्टन होता है ट्रॉफी वही पकड़ता है। तो अवश्य आएगी, परंतु वो एक आदमी ट्रॉफी पड़ता हो, पर तमाम कार्यकर्ताओं के खून पसीने से वो कैप्टन ट्रॉफी पकड़ता है। और अगर टीम अच्छा नहीं करती है तो गाली भी कैप्टन ही खाता है। खिलाड़ी अगर बढ़िया ना खेले, गाली भी कैप्टन ही खाता है। आप कैप्टन का जिक्र कर रहे हैं, दो आखिरी सवाल, बहुत समय दिया आपने। पहला सवाल, जब आपने 27 साल यूपी बिहार का नारा दिया तो आपकी कैप्टन थी शीला दीक्षित। शीला दीक्षित पूरे चुनाव प्रचार में कहीं नजर नहीं आ रही हैं, क्यों? देखिए, जब हमने चुनाव का प्रतिक्रिया शुरू किया था, शीला दीक्षित जी को हमने आगे रखा था, क्योंकि शीला दीक्षित जी ने विकसित किया दिल्ली को। इसमें दो राय नहीं है। यहाँ आप भी दिल्ली जाते हैं, रहते हैं। 15 साल में जो बदलाव दिल्ली में आया, जो उत्तर प्रदेश की जनता दिल्ली जाती है, जिस तरह का चेंज दिल्ली में लाया, वो शीला दीक्षित जी लाई। हम उस समय हमने देखा कि अगर उत्तर प्रदेश को भी उस रास्ते पे ले जाना है, विकास की ओर ले जाना है, तो एक ऐसा माना जाना नाम उत्तर प्रदेश के सामने रखा जाए जो सचमुच में उत्तर प्रदेश वो नाम फिर है क्यों नहीं कैंपेन? क्योंकि हमने देखा कि अगर अखिलेश यादव वो काम को पूरा कर रहे हैं, और जैसे कि आज आप, दुर्भाग्य है कि आप राहुल गांधी जी के मीटिंग में नहीं थे। उन्होंने जो प्लान नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, किसानों के लिए जो बातें कही हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाती हैं तो सचमुच में उत्तर प्रदेश में बदलाव आएगा, लोगों के ज़िंदगी में बदलाव आएगा, और सचमुच में ये साथ लोगों को पसंद आएगा। पर शीला जी कैंपेन में नहीं आएंगी। शीला जी ने बहुत कैंपेन किया। शीला जी ने कैंपेन भी किया, बेचारी बस में घूमी पूरे उत्तर प्रदेश की। वो तो जब खाट सभा चल रही थी उस दौर में किया उन्होंने। और अब जब क्या अखिलेश ने कुछ ऐसा बोल दिया था क्या कि भाई बाकी सब ठीक है, अब पैक्ट हो गया, अब मैं सीएम डिक्लेयर्ड हो गया हूं, अब आप अपनी सीएम कैंडिडेट को दिल्ली रखिए? नहीं, उन्होंने, शीला दीक्षित जी ने जब बात ही शुरू की थी, उन्होंने स्वयं कहा था कि नौजवान की ज़रूरत है मेरे जगह में, मैं स्वयं विड्रॉ करती हूँ। और मैं समझ सकता हूँ, उन्होंने कहा था कि अखिलेश को मैं भी। नौजवान की बात थी तो जितिन प्रसाद या आरपीएन सिंह क्यों नहीं थे सीएम फेस? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर लोगों को दिखाना था कि विकसित करना, सपना या जुमला नहीं दिखाना था, ऐसे चेहरे को रखा जिसने सचमुच में काम किया था और काम करके दिखाया था। आखिरी सवाल, प्रियंका गांधी का बार बार जिक्र होता है, आपके गठबंधन में उनकी अहम भूमिका रही, ऐसा मैंने अखबारों और टीवी की खबरों से जाना। ये भी बताया गया कि वो प्रचार करेंगी, पर प्रचार के नाम पे वो राहुल गांधी के साथ एक रैली में आई और अपना जो होम टर्फ है रायबरेली और अमेठी, उसके बाहर नहीं गई। देखिए, ज़्यादा चर्चा तो आप, जैसे आपने कहा, आपने अखबारों और टेलीविज़न चैनलों हाँ, में, मैंने ईमानदारी से बता दिया कि मुझे कैसे पता चला। हाँ, तो यही है, ज़्यादा समाचार बिना पूछे समझे तमाम बार हम भी अपने बारे में अखबार और टेलीविज़न चैनलों बात ही नहीं करती हैं तो सब सूत्रों से ही चलता है। तो सूत्रों के समय चलेंगे, तो सूत्र अगर आप ठीक कर लिए होते तो ये गलत आपकी कहानी नहीं होती। तो सूत्रों को, अखबार और टेलीविज़न वालों को ज़रा ठोस ठमक के सूत्रों का विश्वास करके, सूत्रों के अनुसार जो खबर चला देते हैं, कभी बहुत गलत साबित हो जाता है। प्रियंका गांधी का कोई रोल था गठबंधन में? नहीं, वो ऑलरेडी जब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने उस चीज़ की बात पूरी कही दी है, तो उसमें मुझे दोहराने की कौन सी ज़रूरत है। कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर आप चाहते हैं कि प्रियंका गांधी कांग्रेस संगठन में और सक्रिय हों? देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमेशा पूरे देश में कहा है कि उनको सक्रिय होना चाहिए, पर ये फैसला वो स्वयं लेंगी, और ये उनका अपना मसला है कि कब वो और कितना बड़ा कदम उठाना चाहती है। बात आरपीएन सिंह ने फैसले की एक फैसला उत्तर प्रदेश की जनता को भी लेना है। 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं यहाँ पर, इस सीट पर और इसके आसपास के इलाकों में 6ठे चरण में चुनाव होना है, और 7वें और आखिरी चरण में चुनाव होना है। बनारस और आसपास की सीट पर भाई साहब कैमरे के सामने से गुजर गए हैं। लल्लन टॉप चुनावी कवरेज ऐसी होती है, आदमी अपने हिसाब से चलता रहता है, हम बोलते रहते हैं। 11 मार्च
उत्तर प्रदेश तय करेगा उसे किसके वादों पर दम है, एतबार है। 11 मार्च को क्या तस्वीर आएगी इसका अंदाजा लगाने के लिए 27 जनवरी से हम लगातार गांव-गांव, शहर-शहर भटक रहे हैं। उसी सिलसिले में आए पडरौना, जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार बीजेपी के टिकट पर। ये इस बार अहम है क्योंकि पिछले 2 बार से वो यहाँ हाथी के सिंबल पर विधायक जी बनकर गए थे और बहन जी की सरकार में कुछ समय के लिए मंत्री भी रहे। बाद में उन्हें संगठन का काम देखने के लिए मुक्त कर दिया गया था। ये यहाँ की सियासत थी। यहाँ के कुछ और सियासी किस्सों की खोज में निकलेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर, चुनाव को लेकर, संभावनाओं को लेकर, समीकरणों को लेकर आप क्या क्या सोचना है। DLLNTOP.com और फेसबुक चुनाव के लिए चुनावी सफर कर रहे हैं। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, कैमरे के पीछे रजत